सबसे पहले मैं अपनी पिछली वीडियो का रिव्यू दे दूं। उस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था एब्स्ट्रैक्शन को, इनकैप्सुलेशन को। फिर हमने डिस्कस किया था कि यार हमें क्लासेस की ज़रूरत क्यों पड़ती है। उसको हमने बेबी वाले एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन किया था। और उसके बाद हम आए थे कंस्ट्रक्टर्स के ऊपर। अच्छा, कंस्ट्रक्टर्स क्या करते हैं कि हमारे ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रक्ट करते हैं, क्रिएट करते हैं किसी भी इंस्टेंस के लिए। अब कंस्ट्रक्टर्स तीन तरह के होते हैं। कॉपी कंस्ट्रक्टर्स होते हैं, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होता है या नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होता है, और तीसरा होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। डिफ़ॉल्ट, पैरामीटराइज्ड और नॉन पैरामीटराइज्ड, और कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर यूज क्यों होते हैं? जिस तरह वो हमारी एक बेबी की क्लास है, अब उसके अंदर हमने उसके कुछ एट्रीब्यूट्स रखे हुए हैं। और अब हम जब इसको क्रिएट करते हैं, क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसका एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो कि जावा लिख देती है, उसको कॉल करते हैं। अ, हम्म। अच्छा, अगर जावा जो कंस्ट्रक्टर लिखेगी वो कुछ इस तरह की होगा। ये हमारे पास बेबी के एट्रीब्यूट्स हैं, और ये मेरे पास वो कंस्ट्रक्टर है कि जो जावा लिखेगी। अच्छा, ये अच्छा जी, जो जावा मेरे पास मेरा जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिखेगी, दैट वुड लुक लाइक समथिंग दिस। जावा जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिखती है वो क्या करती है कि जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको अपनी डिफॉल्ट वैल्यूज के ऊपर या अपनी नल वैल्यूज के ऊपर सेट कर देती है। तो दिस विल लुक समथिंग लाइक दैट। तो कंस्ट्रक्टर जैसे मैंने आपको बताया तीन तरह के होते हैं: डिफॉल्ट, कॉपी, पैरामीटराइज्ड। ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट लिखा जाता है, जब वो क्लास में नज़र नहीं आएगा। लेकिन अगर आप इस तरह का कंस्ट्रक्टर लिख दें तो फिर ये नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हो जाएगा, ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं होगा, और ये एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। न्यू कीवर्ड के साथ, न्यू एक फिक्स कीवर्ड है जिसके साथ हम अपना कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं। न्यू कीवर्ड के साथ, न्यू कीवर्ड क्या करता है, कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। अब ये एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है इस उस केस में जब ये चीज़ नहीं लिखी होगी, और ये कीवर्ड जो है पैरामीट नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को भी कॉल कर रहा है उस केस में, जिस केस में आपने ये इसके अंदर लिखा हुआ है। फॉर इंस्टेंस, हमारी ये बेबी की क्लास है। अच्छा, देखते हैं कंस्ट्रक्टर को अपनी बेबी की क्लास के अंदर। अभी इसके अंदर कोई मैंने कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा हुआ, मैं इसके अंदर अपना मेन ऐड कर देता हूँ। पहले मैं इसको सेव कर देता हूँ। ये बेबी का बी कट। अच्छा, तो मैं करूँगा पब्लिक स्टैटिक void main और string args
क्या होगा, ये यहाँ पे आएगा। ओके, अब मैंने क्या किया कि एक मेन मेथड ले लिया और मैं बेबी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने लगा हूँ। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले उस क्लास का, जिस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करें उस क्लास का वेरिएबल लेंगे। मैं दिस इज माय बेबी फॉर सेक ऑफ। सो उसके बाद हम क्या करेंगे, न्यू कीवर्ड के साथ उसका कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे। तो अभी कोई कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा हुआ, तो बाय डिफॉल्ट जावा एक कंस्ट्रक्टर लिख देती है जो कि इस तरह का होता है। सो दिस इज माय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ये क्या करेगा कि सारे वेरिएबल्स को जो है वो कर देगा, नल कर देगा। फॉर एग्जांपल मैं अभी चेक करता हूँ सिस्टम डॉट आउट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन के इस बेबी का नेम क्या है, जो कि मैंने भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के साथ कॉल किया था। सो किसी भी चीज़ के, अभी ये जो फील्ड है मेरी अभी पब्लिक है। ये तीसरा एक्सेस मॉडिफायर होता है। पहला होता है पब्लिक, दूसरा होता है प्राइवेट और तीसरा होता है डिफॉल्ट। ये भी डिफॉल्ट पे सेट हुई है। दिस इज नॉट पब्लिक नॉट प्राइवेट। ये मेरा तीसरा एक्सेस मॉडिफायर है जो कि डिफॉल्ट है। तो डिफॉल्ट की जो है एक्सेस होती है पूरी क्लास के अंदर, तो मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। तो मैंने जो अपना ये बेबी क्रिएट किया था उसका नेम देखते हैं क्या है। सो दिस इज, मैं इसको कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर रन करता हूँ, जावा सी दिस इज बेबी डॉट जावा। सो दिस इज कंपाइल्ड, इसको रन करते हैं। there is some error in, please define the main method public static void main। मैंने क्या किया, public static void main string का is capital capital। ओके, एक ब्रैकेट भी नहीं ऐड की। बड़ा अच्छा, ये एरर्स देख लो क्या क्या आए हैं। सबसे पहले उसने मुझे कहा कि ये एरर आया। जब ये एरर आया तो इसका मतलब है मेरे स्ट्रिंग का एस कैपिटल नहीं था, तो मैंने उसको किया। उसके बाद दूसरा एरर आया, एंड ऑफ फाइल रीच फाइल पार्सिंग। इसका मतलब है कि मैंने एंड पे ब्रैकेट नहीं थी क्लोजिंग की हुई। जब मैंने ये ब्रैकेट लगाई थी तो मेरा मेन मेथड क्लोज हो रहा था, ये वाली ब्रैकेट नहीं थी लगी हुई। उसके बाद जो एरर आया है वो आया है कि उसको ये वाला ऑब्जेक्ट नहीं मिला, ये वाली डेटा टाइप नहीं मिली, क्योंकि बेबी का बी कैपिटल था। ये नीचे आपको ये देखो, ये नज़र आ रहा है। तो मैंने इसका बी छोटा किया तो वो हो गया। अब मैं अपनी बेबी क्लास को रन करता हूँ। सो अब ये देखो मुझे क्या मिला है, जब मैंने डिफॉल्ट के साथ कॉल किया था तो मुझे मेरा जो बेबी का नेम है वो नल सेट हुआ हुआ है। इसी तरह अगर मैं इसको करूँ, इसका जेंडर गेट करूँ या इस मेल वाला गेट करूँ जो कि बूलियन है, इसको देखता हूँ मैं ये क्या क्या सेट करता है। इस मेल का एम कैपिटल है। सो जावा सी, नाउ आई विल रन इट। सो उसने बाय डिफॉल्ट उसको फॉल्स रिटर्न कर दिया। अगर इसमें कोई इंटीजर टाइप की वेरिएबल होता जो कि अभी डिक्लेयर नहीं था तो उसका भी आप देख लेते हैं। सो लेट अस सी के मेरे वो वेरिएबल्स को बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या देता है। तो अगर तो स्ट्रिंग है values set by default constructor। तो स्ट्रिंग के केस में क्या होगा, बूलियन के केस में क्या होगा, और
बूलियन नीचे है नहीं, और इंटीजर के केस में क्या होगा? अच्छा, ये मुझे ज़रा वर्लन है तो नहीं रन प्रिंट करेगा। इसको मैं ज़रा इधर डॉट ए नाम था उसका, और अगर मेरा वो पहले से वैल्यू डिफाइंड है किसी वेरिएबल की, डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, अब ये जो वेट है ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ वेरिएबल। सो इसको रन करके देखते हैं। अच्छा, अभी मैंने किया क्या कि मैंने एक वेवी की क्लास ली, उसके अंदर कुछ वेरिएबल्स लिए, और मैंने अब एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर से उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए क्या करना है, पहले सिंपल उस क्लास का एक डेटा टाइप का उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट ले लेना, और न्यू कीवर्ड के साथ उसका कंस्ट्रक्टर कॉल कर लेना। तो मैं न्यू कीवर्ड के साथ उसका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा हूँ, और मैं देख रहा हूँ, ये देखना चाह रहा हूँ कि ये मेरा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर मेरे वेरिएबल्स की वैल्यूज का क्या सेट करता है। Let us see. इसने क्या किया, वैल्यू सेट बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मेरी जितनी स्ट्रिंग्स थी उसको नल कर दिया, मेरे बूलियंस को फॉल्स, और मेरा जो इंटीजर टाइप का वेरिएबल था उसको जीरो सेट कर लिया, और डिफॉल्ट वेरिएबल मेरा डिफॉल्ट वैल्यू पे ही रहा। जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर्स हैं वो क्या करते हैं, वो आपकी स्ट्रिंग्स को नल डिक्लेयर कर देंगे, आपके बूलियंस को फॉल्स, आपके इंटीजर्स को जीरो, और आपके जो पहले से वैल्यू सेट हुई है उनको नहीं छेड़ेंगे। तो अभी हम तीन तरह के कंस्ट्रक्टर होते हैं, डिफॉल्ट, पैरामीटराइज या नॉन पैरामीटराइज्ड, और तीसरे कॉपी कंस्ट्रक्टर्स। तो कंस्ट्रक्टर का बेसिकली काम क्या होता है कि जब हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल के अंदर जाते हैं, तो जिस तरह ये बेबी वाली एग्जांपल की थी, जब भी हमारा रियल वर्ल्ड में कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है तो उसकी स्टेट्स पहले से सेट होती हैं। तो अब हमें कोई ऐसा फंक्शन चाहिए, हमें कोई ऐसा मेथड चाहिए कि जब मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो तो वो उसकी उन स्टेट्स को सेट कर दे अकॉर्डिंगली। तो इसीलिए हम कंस्ट्रक्टर्स यूज करते हैं। कंस्ट्रक्टर्स क्या करते हैं, हमारे ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करते हैं और उनकी स्टेट्स को सेट करते हैं। अब जब भी मेरा बेबी क्रिएट हुआ है तो अब इसका जेंडर नहीं है, तो आई वांट कि जब भी बेबी क्लास का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट हो तो उसका कोई जेंडर हो। तो लेट अस राइट डिफॉल्ट, एक कंस्ट्रक्टर लिखते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ कि कंस्ट्रक्टर लिखते कैसे हैं। कंस्ट्रक्टर लिखने का तरीका ये है कि उस कंस्ट्रक्टर की रिटर्न टाइप कोई नहीं होनी, ठीक है, और कंस्ट्रक्टर की रिटर्न टाइप कोई नहीं हो सकती, और ये प्राइवेट वगैरह नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये प्राइवेट होगा तो कोई और किसी और क्लास से आप इसके ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। तो इसीलिए कंस्ट्रक्टर को आप डिफॉल्ट या पब्लिक रखो, और इसकी रिटर्न टाइप कोई नहीं होगी, और इसका नाम क्लास के नाम पे होगा। अगर आप इसकी रिटर्न टाइप रखेंगे तो वो जो है कंसीडर नहीं किया जाएगा एज अ कंस्ट्रक्टर, क्लास उसको कंसीडर नहीं करेगी एज अ कंस्ट्रक्टर। लेट अस सी, आपको एरर थ्रो कर देगा। अ, देखो, अगर ये है ना, अगर मैं इसको वॉइड करके देखता हूँ एरर आता कि नहीं। अभी भी उसको वो कंस्ट्रक्टर नहीं समझ रहा, उसको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ही कॉल कर रहा है, क्योंकि हमने ये किया नहीं था। मैं दिखाता हूँ कि वो अभी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को ही कॉल कर रहा है, इसको एक मेथड कंसीडर कर रहा है, इसको कंस्ट्रक्टर नहीं कॉल कर रहा। अगर मैं इसको सेट करता हूँ स्ट्रिंग, ओहो, नेम को वो सेट करते, दिस नेम इज सेट बाय नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो देखता हूँ कि अब ये इसको कॉल कर रहा है क्यों नहीं, क्योंकि पिछली एग्जांपल में उसने किया था कि उसने डिफॉल्ट वैल्यू कंसीडर कर लिया था मैंने, क्योंकि उसकी रिटर्न टाइप वॉइड कर दी थी। तो अब ये मेथड बन चुका था, अभी कंस्ट्रक्टर रहा नहीं, तो उसने उसको कॉल नहीं किया। अब इसको कॉल करना चाहिए। तो अब ये देखें, जब आप इसका ये कॉल करते हैं, एक मिनट में ना इसको जरा स्पेस दे दूं। मेरा ख्याल है बैक स्लैश टी जो है ये टैब को रिप्रेजेंट करता है, तो एक टैब इसमें स्पेस आ जाएगी।
ओके, सो अब कंस्ट्रक्टर ने क्या किया कि कंस्ट्रक्टर ने इसकी वैल्यू सेट करवा दी, जो स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल था उसकी वैल्यू अब देखो सेट करवा दी। दिस इज नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। जबकि पहले जब मैंने इसकी डेटा टाइप वॉइड रखी हुई थी तो उसने क्या किया, इसको नल डिक्लेयर किया, क्योंकि अब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। एक बात और कि जब आपने कोई भी कंस्ट्रक्टर लिख दिया, बेशक वो नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, तो फिर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा। देखो अब मैंने ये लिखा है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, तो मेरा ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं हुआ, ये वाला डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। मेरा ये अपना कंस्ट्रक्टर नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। तो अगर आपका क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर नहीं होगा तभी आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अगर आपकी क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर है तो आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा। तो अब कंस्ट्रक्टर्स जो हैं वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये कंस्ट्रक्टर एक लिख दिया है, अब इसमें मेरी मर्जी है, मैं जो वेरिएबल्स चाहूँ इनिशियलाइज करवा दूँ, जो मेरे नहीं ज़रूरी वो नहीं मैं नहीं इनिशियलाइज। तो अब मैंने एक कंस्ट्रक्टर लिखा है जो कि ना सिंपल एक बूलियन टाइप का वेरिएबल लेगा और ना ए फॉर एग्जांपल इसका नाम मैं रख देता हूँ जेंडर, और मेरा सेट करवा देगा इस मेल को, जो कि इस मेल मेरा वेरिएबल जो कि जेंडर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, इज मेल इक्वल टू जेंडर। और मैं एक और कंस्ट्रक्टर लेता हूँ जिसके अंदर मैं बेबी का नाम भी लेता हूँ और बाकी चीज़ें भी लेता हूँ, स्ट्रिंग, so its name, then string, नहीं बूलियन लेना था मैंने, बूलियन जेंडर, और फिर मैंने लेना था इंटीजर वेट। अच्छा, अब इधर एक चीज़ आपने नोट करनी है कि यहाँ पर मेरा जो ये वेरिएबल्स के नेम है, वेट का और नेम का, ये सेम है इसके। द डिफरेंस इज के ये ज़रा मेथड लेवल का स्कोप है, तो इसी मेथड के तक इन दो ब्रैकेट्स तक इसका स्कोप है, बस इन दो ब्रैकेट्स का, इन दो वेरिएबल्स का। और इसी तरह इन ये वाली और इसकी एंड वाली ब्रैकेट तक का स्कोप है इसका। सो यू कैन कॉल दिस सम ग्लोबल वेरिएबल, और ग्लोबल वेरिएबल, और ये वाले जो है ना मेरे, ये मेरे पास है लोकल वन। सो अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो जो ग्लोबल वेरिएबल है ना उसकी वैल्यू सेट हो जाए जो इस लोकल वेरिएबल है। वैसे हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल ये जेंडर वाली क्लास में देखो, इसमें अगर मैंने सेट करना है तो मैं क्या करूँगा, इस मेल को कह दूंगा कि आप ये जेंडर से वैल्यू ले लो, जो भी जेंडर के अंदर वैल्यू पड़ी है वो इस मेल के बराबर हो जाए। अच्छा, लेकिन अब इस केस में मैं ये नेम इज इक्वल टू नेम नहीं कर सकता, क्योंकि अब इस दोनों का मतलब क्या होगा कि मैं सेम नेम को प्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, कॉल करके देखते हैं, असल तरीका यही है। अब बेबी का मैं कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा हूँ, जिसमें मैं इसको कह रहा हूँ कि दिस विल नॉट लेट अस नेम तलहाइट। ओके, और मैं इसको इसका जो है जेंडर जो है वो ट्रू रख देता हूँ, आई डोंट नो व्हाट दैट मींस, और इसका वेट 1.5 रख देता हूँ, इतने का तो कोई बेबी नहीं होता, 5.5 रख देता हूँ। चलो, अब ये मैंने एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को है उसको कॉल किया है, और कंस्ट्रक्टर कॉलिंग सेम है जिस तरह आप मेथड्स को कॉल करते हो कि अगर आप इसका सिग्नेचर बदल दोगे तो आपका मेथड नया हो जाएगा, फंक्शन नया हो जाएगा, तो ये सेम है। तो अब मैंने 3 पैरामीटराइज दिए, तो ये 3 पैरामीटराइज जिनकी डेटा टाइप इसके साथ सेम होगी वो वाला कंस्ट्रक्टर इसको कॉल करेगा। तो अब क्या होगा कि होना ही चाहिए, मैं ये नेम इज इक्वल टू नेम कर रहा हूँ, नेम इज इक्वल टू नेम का मेरे मुताबिक ये मतलब है कि इसी नेम को इसी नेम के बराबर कर देगा। लेकिन हमारी लॉजिक क्या है कि हमने इस वाले नेम के अंदर वैल्यू स्टोर करवानी है जो इस वाले नेम के अंदर पड़ी हुई है। तो अब मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए ये कर रहा हूँ कि अब इसको रन करते हैं इस कोड को। मैंने जावा से वीवी किया,
अच्छा, वो इंटीजर था और हमने उसको जो है ना वो दिया। मेरा पास डबल में है वेट, तो मुझे भी ये डबल ही लेना है। तो ये देखो ना, वो कह रहा है इनकैपेबल डेटा टाइप्स। इन एरर्स को देखते जाएं, अगर जब आपको ये एरर्स आए तो दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। सो अब मैं जावा बेबी कॉल करूंगा, तो वैल्यू सेट बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, वो वैसे ही लिखा हुआ मैंने। तो ये देखो, ये नल कॉल हुआ है, ये इसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्यों कॉल हुआ है? क्योंकि हम्म क्योंकि ये नहीं, अच्छा अच्छा अच्छा, डिफॉल्ट नहीं कॉल हुआ, सॉरी सॉरी। अब ये देखो ना, इसमें गया था तलहा, मैंने इसको पास किया। अब तलहा इज इक्वल टू तलहा हो गया, यहाँ पर तलहा इज इक्वल टू तलहा हो गया। लेकिन इस वाले के अंदर तो अभी नल पड़ा हुआ है। इस वाले के अंदर, फॉर एग्जाम्पल मैं इस वाले के अंदर प्रिंट कराता हूँ, दिस इज ग्लोबल वेरिएबल। अब नेम के अंदर पड़ा हुआ है मेरा दिस इज ग्लोबल वेरिएबल, और मैं वैसे इसको पास करवाना चाह रहा हूँ तलहा, तो नेम मेरा चेंज होना चाहिए तलहा पे, लेकिन ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि नेम इज इक्वल टू नेम का मतलब है कि लोकल वेरिएबल को लोकल वेरिएबल के बराबर कर दो। ये जरा पॉइंट जरा डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि कल को आपको कोई इशू ना हो। आप अगर स्किप भी करना चाहते हो तो इस वीडियो को स्किप कर दो और आगे चले जाओ, लेकिन अगर आपने पॉइंट ये समझना है तो जरा देखो। अब ये देखो, दिस इज द ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब मैं क्या करूंगा इस काम के लिए, सिंपल एक छोटा सा तरीका है, दिस कीवर्ड। दिस कीवर्ड मींस के आप ग्लोबल वेरिएबल को रेफर करते हो दिस कीवर्ड के साथ। दिस कीवर्ड के बाद जो भी होगा वो ग्लोबल होगा। दिस कीवर्ड का मतलब है कि क्लास लेवल का वेरिएबल लो और उसकी वैल्यू सेट करवा दो जो कि ये लोकल वेरिएबल है। दिस कीवर्ड का मतलब है कि क्लास लेवल का वेरिएबल लो और उसकी वैल्यू सेट करवा दो जो कि ग्लोबल वेरिएबल। दिस मीन ए क्लास लेवल वेरिएबल। क्लास लेवल या ग्लोबल वेरिएबल भी आप कह सकते हो। तो अब जो है मेरे पास नेम जो है यहाँ पर वो प्रिंट होना चाहिए तलहा, क्योंकि वो पहले चेंज नहीं था हो रहा। ओके भाई, कमेंट्स नहीं ले रहा वो, मेरा ख्याल है उसने कमेंट्स को एक्सेप्ट नहीं किया। हम्म सो अब देखो यहाँ पे नेम तलहा प्रिंट हो रहा है। पहले वाले एग्जांपल में मेरे पास नेम दिस इज ग्लोबल वेरिएबल प्रिंट हो रहा था क्योंकि वो उसकी वैल्यू चेंज नहीं था कर रहा। अब ने उसने उसकी वैल्यू चेंज करना शुरू कर दी, लेकिन स्टिल अभी देखो दिस इज द ग्लोबल वेरिएबल, ये चेंज होगी क्योंकि अब मैंने यहाँ पर इसको तब तलहा पास किया, तो इस तलहा ने क्या किया, जो कि तलहा यहाँ पर आया, तलहा की वैल्यू बराबर होगी जो भी मेरे पास ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू थी। इसी तरह सेम मैं अब करना चाहता हूँ, जो मेरा ग्लोबल वेरिएबल है वेट का, उसकी बराबर हो जाए वैल्यू जो कि मेरा लोकल वेरिएबल है वेट का। दिस का मतलब क्या होता है कि दिस रेफर्स टू द क्लास लेवल वेरिएबल्स। नहीं, क्लास लेवल भी गलत होगा, ग्लोबल कह सकते हो आप, क्योंकि आगे जब हम स्टैटिक कीवर्ड पढ़ेंगे तो फिर हम क्लास लेवल वेरिएबल्स देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट मिक्स हो जाएगा। तो अब वीवी का वेट जो है हमने 5.5 किया था वो सेम है, पहले भी 5.5 ऊपर था। यहाँ पे भी देखो, अच्छा ये 5 है तो 5.5, चलो ठीक है। तो अभी देखो इसका वेट जो है वो 5.5 सेट हो गया और इसका तलहा ट्रू हो गया, जेंडर ट्रू हो गया, तो दिस इज वर्किंग प्रॉपरली। मतलब ये है कि अब आप अपनी मर्जी के जितने मर्जी कंस्ट्रक्टर लिख सकते हैं। मैंने अभी 3 कंस्ट्रक्टर लिखे हैं, एक मैंने नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर लिखा है, एक मैंने सिर्फ एक पैरामीटर के साथ लिखा है, और एक मैंने 3 पैरामीटर के साथ लिखा है। और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर या कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है कि वो सिंपल उसकी वैल्यू वेरिएबल्स की सेट करवा देते हैं। अगर ये मैं तीनों डिलीट कर दूं तो मेरे पास इधर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो जाएगा जो कि मेरा कंपाइलर लिखेगा, और कंपाइलर जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिखता है वो तमाम वेरिएबल्स को क्या कर देता है, उनकी वैल्यू नल कर देता है। अच्छा, एक और चीज़ होती है कॉपी कंस्ट्रक्टर।
अब उसको भी देख लेते हैं। कॉपी कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या करता है कि आपको फॉर एग्जांपल मुझे एक ऑब्जेक्ट की क्लोन चाहिए था, मुझे एक ऑब्जेक्ट की कॉपी चाहिए थी। तो मैं क्या करूंगा कि उसी मतलब उसी स्टेज के साथ मुझे एक नया ऑब्जेक्ट चाहिए, मुझे इसकी फोटो कॉपी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, एक कॉपी कंस्ट्रक्टर लिखूंगा। कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या करता है कि वो ऑब्जेक्ट रिसीव करता है। अब कंस्ट्रक्टर के लिए मैंने आपको बताया कि कंस्ट्रक्टर वही होगा जिसकी रिटर्न टाइप कोई नहीं हो गई और उसका नेम एज इट इज वही होगा जो क्लास का नेम होगा। तो इसकी रिटर्न टाइप नहीं, अगर मैंने आपको सबसे पहले यही करके दिखाया था कि मैंने इसकी रिटर्न टाइप वॉइड कर दिया था, तो फिर भी वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा था। फॉर एग्जांपल दोबारा इसको देख लेते हैं, मैंने इसकी रिटर्न टाइप वॉइड कर दी। कंस्ट्रक्टर में रिटर्न टाइप वॉइड नहीं होती। तो एक सेकेंड, एक कॉपी कंस्ट्रक्टर है, इसको मैं जरा दे दूँ वो, क्योंकि वो दो कंस्ट्रक्टर सेम हो जाने थे तो उसका मसला आना था। ये देखो, अब उसको एरर आ गया, अब उसको ये कंस्ट्रक्टर नहीं मिल रहा। अब उसको कंस्ट्रक्टर नहीं मिल रहा क्योंकि अब ये जो चीज थी मेरी, इसको वो एज अ मेथड देख रहा है, एज अ कंस्ट्रक्टर नहीं देख रहा। कंस्ट्रक्टर और मेथड में फर्क ये होता है कि कंस्ट्रक्टर ने सिर्फ एक दफा कॉल होना होता है, मेथड जितनी दफा मर्जी कॉल हो सकता है। कंस्ट्रक्टर ने एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट ही कॉल होना है, उसके अलावा कंस्ट्रक्टर ने उसके बाद कभी कॉल नहीं होना। तो अब ये देखो, इसको ये क्या लग रहा है कि ये एक मेथड है, लेकिन अब यहाँ पे जब मैं इसको न्यू के साथ कॉल कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कि मुझे यहाँ पर कोई एक कंस्ट्रक्टर चाहिए। लेकिन जब वो कंस्ट्रक्टर ढूंढने क्लास के अंदर जाता है तो मेरे पास एक नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, मेरे पास एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है जिसके पास एक पैरामीटर है, और इसके अलावा मेरे पास कोई कंस्ट्रक्टर नहीं जिसके पास तीन पैरामीटर्स हो। तो अब उसने क्या एक्सेप्शन थ्रो करती वो उसने की है, ये एरर दे रहा है कि उसको ये मिला नहीं है। तो अगर मैं सिंपल यहाँ पर से रिमूव कर दूंगा void, अब इसका मतलब है कि एक कंस्ट्रक्टर आ गया है। और अब इसको दोबारा रन करके देखते हैं। ओहो, उसको वो पॉइंट का रोला, दिस इज के एक्चुअल एंड फॉर्मल आर्गुमेंट कि अब वो उसको, अब उसके पास कंस्ट्रक्टर क्या है, सिंपल ये बेबी वाला कंस्ट्रक्टर है जिसके अंदर कोई आर्गुमेंट नहीं है। देखो ये तो क्या, ये तो अब हो गया मेथड। तो कंस्ट्रक्टर क्या बचे, ये दो कंस्ट्रक्टर बचे। तो वो अब कह रहा है कि भाई आपके पास जो कंस्ट्रक्टर है वो या तो ये हो सकता है, या बूलियन हो सकता है, या बेबी वाला हो सकता है। ये जो आप कॉल कर रहे हो ये तो आपके क्लास के अंदर है ही नहीं। तो दिस इज नॉट पॉसिबल। अगर मैं सिंपल इसको वॉइड को हटा दूं तो अब मेरे पास ये चार कंस्ट्रक्टर हो जाएंगे। अभी ये तीन है कि एक सिंपल है, नॉन पैरामीटराइज्ड है, एक एक पैरामीटर के साथ है, और ये मेरा कॉपी कंस्ट्रक्टर है। यही तीन टाइप्स हैं, बल्कि जो डिफॉल्ट भी है। डिफॉल्ट इसको अगर कह लें, ये पैरामीटराइज्ड है, ये नॉन पैरामीटराइज्ड कह लो, और कॉपी कंस्ट्रक्टर। अब कॉपी कंस्ट्रक्टर को देख रहे थे हम। कॉपी कंस्ट्रक्टर ने सिंपल क्या करना है कि ये बेबी क्लास जो उसको पास की है उसको क्या करना है कि उसने इसका यानी दिस डॉट, बल्कि दिस का लिखने की जरूरत नहीं है मेरे पास, मुझे क्योंकि मेरे पास तो एक ही है। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ नेम इज इक्वल टू ए डॉट नेम जेंडर, नहीं मेरे पास है इसमेल इज इक्वल टू ए डॉट इसमेल, और वेट था, वेट इज इक्वल टू ए डॉट वेट। तो अब इस कॉपी कंस्ट्रक्टर को कॉल करके देखता हूँ मैं। अब मैंने उसी तरह बेबी के एक लिया, अब मैंने कहा कॉपी क्लोन ऑफ माय बेबी। ये क्लोन्स की जरूरत आपको तब पड़ती है जब आपने कोई बैकअप वगैरह रखना है या कोई इस तरह की चीज़ है। तो न्यू बेबी, और अब मैं इधर इसको माय बेबी पास कर रहा हूँ क्योंकि इसकी टाइप माय बेबी है। तो अब अगर यहाँ पर मैं, ये मेरे माय बेबी के पैरामीटर्स थे, और ये मैं इसको
कर देता हूँ वैल्यूज ऑफ माय बेबी और वैल्यू सेट बाय कॉपी कंस्ट्रक्टर और सिंपल क्लोन ऑफ माय बेबी को यहाँ पे है। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं। देखो अब जो ये वैल्यूज ऑफ माय बेबी है तलहा ट्रू और 0 और डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ वेरिएबल 6.5 वेट जो था इसका। तो अब दूसरे में क्या है, तलहा ट्रू 0 डिफॉल्ट वैल्यू सिंपल 3.5। सो आई हैव क्रिएटेड एज टू ये मेरा एक ऑब्जेक्ट था माय बेबी का और ये मेरा दूसरा ऑब्जेक्ट है इसकी कॉपी। ये कॉपी वाला वेरिएबल एज इट इज कॉपीड है जो कि मेरा ओरिजिनल वेरिएबल था। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या करते हैं कि आपके जो वेरिएबल्स होते हैं, आपकी जो चीज़ें होती हैं उनको उनकी कॉपीज क्रिएट कर देते हैं।